लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो की लिखी कहानी यजीद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सन 47 के हंगामे आए और गुजर गए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मौसम में खिलाफे मामूल चंद दिन खराब आए और चले जाएं। ये नहीं कि करीमदाद मौला की मर्जी समझकर खामोश बैठा रहा। उसने उस तूफान का मर्दाना वार मुकाबला किया था। मुखालिफ कुव्वतों के साथ वो कई बार भिड़ा था, शिकस्त देने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। उसको मालूम था कि दुश्मनों की ताकत बहुत ज्यादा है, मगर हथियार डाल देना वो अपनी ही नहीं, हर मर्द की तौहीन समझता था। सच पूछिए तो उसके मुतल्लिक ये सिर्फ दूसरों का ख्याल था, उनका जिन्होंने उसे वहशीनुमा इंसानों से बड़ी जांबाजी से लड़ते देखा था। वरना अगर करीमदाद से इस बारे में पूछा जाता कि मुखालिफ कुव्वतों के मुकाबले में हथियार डालना क्या वो अपनी या मर्द की तौहीन समझता है, तो वो यकीनन सोच में पड़ जाता, जैसे आपने उससे हिसाब का कोई बहुत ही मुश्किल सवाल कर दिया है। करीमदाद जमा तफरीक और ज़रब तकसीम से बिल्कुल बेनियाज था। सन 47 के हंगामे आए और गुजर गए। लोगों ने बैठकर हिसाब लगाना शुरू किया कि कितना जानी नुकसान हुआ, कितना माली, मगर करीमदाद इसके बिल्कुल अलग थलग रहा। उसको सिर्फ इतना मालूम था कि उसका बाप रहीमदाद इस जंग में काम आया है। उसकी लाश खुद करीमदाद ने अपने कंधों पर उठाई थी और एक कुरवे के पास गड्ढा खोद कर दफनाई थी। गांव में और भी कई वारदातें हुई थी। सैकड़ों जवान और बूढ़े कत्ल हुए थे। कई लड़कियां गायब हो गई थीं। कुछ बहुत ही जालिमाना तरीके पर बेआबरू हुई थी। जिसके भी ये जख्म आए थे, रोता था अपने फूटे नसीबों पर और दुश्मनों की बेरहमी पर, मगर करीमदाद की आंख से एक आंसू भी न निकला। अपने बाप रहीमदाद की शहजोरी पर उसे नाज था। वो 25-30 बर्छियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्लह बलवाइयों का मुकाबला करते करते निढाल होकर गिर पड़ा था, और करीमदाद को उसकी मौत की खबर मिली थी तो उसने उसकी रूह को मुखातिब करके सिर्फ इतना कहा था, यार तुमने ये ठीक न किया। मैंने तुमसे कहा था कि एक हथियार अपने पास जरूर रखा करो। और उसने रहीमदाद की लाश उठाकर कुएं के पास गड्ढा खोद कर दफना दी थी, और उसके पास खड़े होकर फातिहा के तौर पर सिर्फ ये चंद अल्फाज कहे थे, गुनाह सवाब का हिसाब खुदा जानता है, अच्छा तुझे बहिश्त नसीब हो। रहीमदाद जो न सिर्फ उसका बाप था बल्कि एक बहुत बड़ा दोस्त भी था, बलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। लोग जब उसकी अफसोसनाक मौत का जिक्र करते थे तो कातिलों को बड़ी गालियां देते थे, मगर करीमदाद खामोश रहता था। उसकी कई खड़ी फसलें तबाह हुई थीं, 2 मकान जलकर राख हो गए थे, मगर उसने अपने इन नुकसानों का कभी हिसाब नहीं लगाया था। वो कभी कभी सिर्फ इतना कहा करता था, जो कुछ हुआ है हमारी अपनी गलती से हुआ है, और जब कोई उससे उस गलती के मुतल्लिक इस्तिफसार करता तो वो खामोश रहता। गांव के लोग अभी सोग में मसरूफ थे कि करीमदाद ने शादी कर ली, उसी मुटियार जीना के साथ जिस पर एक अरसे से उसकी निगाह थी। जीना सोगवार थी, उसका शहतीर जैसा कड़ियल जवान भाई बलवों में मारा गया था। माँ बाप की मौत के बाद एक सिर्फ वही उसका सहारा था। इसमें कोई शक नहीं कि जीना को करीमदाद से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर भाई की मौत के गम ने ये मोहब्बत उसके दिल में स्याह पोश कर दी थी। अब हर वक्त उसकी सदा मुस्कुराती आंखें नमनाक रहती थीं। करीमदाद को रोने धोने से बहुत चिढ़ थी। वो जीना को जब भी सोग ज़दा हालत में देखता तो दिल ही दिल में बहुत कुढ़ता, मगर वो उससे इस बारे में कुछ कहता नहीं था, ये सोचकर कि औरत ज़ात है, मुमकिन है उसके दिल को और भी दुख पहुंचे। मगर एक रोज उससे ना रहा गया। खेत में उसने जीना को पकड़ लिया और कहा, मुर्दों को कफनाए दफनाए पूरा 1 साल हो गया है, अब तो वो भी इस सोग से घबरा गए होंगे। छोड़ मेरी जान, अभी जिंदगी में जाने और कितनी मौतें देखनी है, कुछ आंसू तो अपनी आंखों में जमा रहने दें। जीना को उसकी ये बातें बहुत नागवार मालूम हुई थीं।
मगर वो उससे मोहब्बत करती थी, इसलिए अकेले में उसने कई घंटे सोच सोच कर उसकी इन बातों में मानी पैदा किए और आखिर खुद को ये समझने पर आमादा कर लिया कि करीमदाद जो कुछ कहता है ठीक है। शादी का सवाल आया तो बड़े बूढ़ों ने मुखालिफत की, मगर ये मुखालिफत बहुत ही कमज़ोर थी। वो लोग सोग मना मनाकर इतने नहीफ हो गए थे कि ऐसे मामलों में 100% कामयाब होने वाली मुखालिफतों पर भी ज्यादा देर तक न जमे रह सके। चुनांचे करीमदाद का ब्याह हो गया। बाजे गाजे आए, हर रस्म अदा हुई और करीमदाद अपनी महबूबा जीना को दुल्हन बनाकर घर ले आया। फसादात के बाद करीब करीब 1 बरस से सारा गांव कब्रिस्तान सा बना था। जब करीमदाद की बारात चली और खूब धूम धड़का हुआ तो गांव में कई आदमी सहम सहम गए। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये करीमदाद की नहीं, किसी भूत प्रेत की बारात है। करीमदाद के दोस्तों ने जब उसको ये बात बताई तो वो खूब हंसा। हंसते हंसते उसने एक रोज इसका जिक्र अपनी नई नवेली दुल्हन से किया तो वो डर के मारे कांप उठी। करीमदाद ने जीना की सूहे चूड़े वाली कलाई अपने हाथ में ली और कहा, ये भूत तो अब सारी उम्र तुम्हारे साथ चिमटा रहेगा, रहमान साईं की झाड़ फूंक भी उतार नहीं सकेगी। जीना ने अपनी मेहंदी में रची हुई उंगली दांतों तले दबाकर और जरा शर्मा कर सिर्फ इतना कहा कि मैं तुझे तो किसी से भी डर नहीं लगता। करीमदाद ने अपनी हल्की हल्की स्याही माइल भरी मूछों पर जबान की नोक फेरी और मुस्कुरा दिया। डर भी कोई लगने की चीज है। जीना का गम अब बहुत हद तक दूर हो चुका था। वो मां बनने वाली थी। करीमदाद उसकी जवानी का निखार देखता तो बहुत खुश होता और जीना से कहता, खुदा की कसम जीना, तू पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी। अगर तू इतनी खूबसूरत अपने होने वाले बच्चे के लिए बनी है तो मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी। ये सुनकर जीना शर्मा कर अपना ठलिया सा पेट चादर से छुपा लेती। करीमदाद हंसता और उसे छेड़ता, छुपाती क्यों हो इस चोर को? मैं क्या जानता नहीं कि ये सब बनाव सिंगार सिर्फ तुमने इसी सुअर के बच्चे के लिए किया है। जीना एकदम संजीदा हो जाती। क्यों गाली देते हो अपने को? करीमदाद की स्याही माइल भरी मूछें हंसी से थरथराने लगतीं। करीमदाद बहुत बड़ा सुअर है। छोटी ईद आई, बड़ी ईद आई। करीमदाद ने ये दोनों त्यौहार बड़ी ठाठ से मनाए। बड़ी ईद से 12 रोज पहले उसके गांव पर बलवाइयों ने हमला किया था और उसका बाप रहीमदाद और जीना का भाई फजल इलाही कत्ल हुए थे। जीना उन दोनों की मौत को याद करके बहुत रोती थी, मगर करीमदाद की सदमों की याद न रखने वाली तबीयत की मौजूदगी में इतना गम न कर सकी जितना उसे अपनी तबीयत के मुताबिक करना चाहिए था। जीना कभी सोचती थी तो उसको बड़ा ताज्जुब होता था कि वो इतनी जल्दी अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सदमा कैसे भूलती जा रही है। माँ बाप की मौत उसको कतअन याद नहीं थी। फजल इलाही उससे 6 साल बड़ा था। वही उसका बाप था, वही उसकी माँ और वही उसका भाई। जीना अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ उसी की खातिर उसने शादी नहीं की, और ये तो सारे गांव को मालूम था कि जीना ही की इस्मत बचाने के लिए उसने अपनी जान दी थी। उसकी मौत जीना की जिंदगी का यकीनन बहुत ही बड़ा हादिसा था। एक क़यामत थी जो बड़ी ईद से ठीक 12 रोज पहले उस पर यकायक टूट पड़ी थी। अब वो उसके बारे में सोचती थी तो उसको बड़ी हैरत होती थी कि वो इसके असरात से कितनी दूर होती जा रही है। मुहर्रम करीब आया तो जीना ने करीमदाद से अपनी पहली फरमाइश का इजहार किया। उसे घोड़ा और ताजिए देखने का बहुत शौक था। अपनी सहेलियों से वो उनके मुतल्लिक बहुत कुछ सुन चुकी थी। चुनांचे उसने करीमदाद से कहा, मैं ठीक हुई तो ले चलोगे मुझे घोड़ा दिखाने? करीमदाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम ठीक ना भी हुई तो ले चलूंगा, इस सुअर के बच्चे को भी। जीना को ये गाली बहुत ही बुरी लगती थी। चुनांचे वो अक्सर बिगड़ जाती थी, मगर करीमदाद की गुफ्तगू का अंदाज कुछ ऐसा पुरखुलूस था कि जीना की तलखी फौरन ही एक नाकाबिले बयान मिठास में तब्दील हो जाती थी और वो सोचती कि इस सुअर के बच्चे में कितना प्यार कूट कूट के भरा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग की अफवाहें एक अरसे से उड़ रही थी।
असल में तो पाकिस्तान बनते ही बात गोया एक तौर पर तय हो गई थी कि जंग होगी और जरूर होगी। कब होगी इसके मुतल्लिक गांव में किसी को मालूम नहीं था। करीमदाद से जब कोई इसके मुतल्लिक सवाल करता तो वो ये मुख्तसर सा जवाब देता, जब होनी होगी हो जाएगी, फजूल सोचने से क्या फायदा। जीना जब इस होने वाली लड़ाई भिड़ाई के मुतल्लिक सुनती तो उसके औसान खता हो जाते थे। वो तबन बहुत ही अमन पसंद थी, मामूली तू मैं से भी सख्त घबराती थी। इसके अलावा गुज़श्ता बलवों में उसने कई किशत खून देखे थे और उन्हीं में उसका प्यारा भाई फजल इलाही काम आया था। बेहद सहम कर वो करीमदाद से सिर्फ इतना कहती कि मैं क्या होगा। करीमदाद मुस्कुरा देता, मुझे क्या मालूम, लड़का होगा लड़के। ये सुनकर जीना बहुत ही जच-बुच होती, मगर फौरन ही करीमदाद की दूसरी बातों में लगकर होने वाली जंग के मुतल्लिक सब कुछ भूल जाती। करीमदाद ताकतवर था, निडर था, जीना से उसको बेहद मोहब्बत थी। बंदूक को खरीदने के बाद वो थोड़े ही अरसे में निशाने का बहुत पक्का हो गया था। ये सब बातें जीना को हौसला दिलाती थीं, मगर इसके बावजूद तरंजनों में जब वो अपनी किसी खौफजदा हमजोली से जंग के बारे में गांव के आदमियों की उड़ाई हुई हौलनाक अफवाहें सुनती तो एकदम सुन्नी सी हो जाती। बख्तोदाई जो हर रोज जीना को देखने आती थी, एक दिन ये खबर लाई कि हिंदुस्तान वाले दरिया बंद करने वाले हैं। जीना इसका मतलब न समझी। वजाहत के लिए उसने बख्तोदाई से पूछा, दरिया बंद करने वाले हैं? कौन से दरिया बंद करने वाले हैं? बख्तोदाई ने जवाब दिया, वो जो हमारे खेतों को पानी देते हैं। जीना ने कुछ देर सोचा और हंसकर कहा, मौसी तुम भी क्या पागलों की सी बातें करती हो। दरिया कौन बंद कर सकता है? वो भी कोई मोरियां हैं? बख्तों ने जीना के पेट पर हौले हौले मालिश करते हुए कहा, बीबी मुझे मालूम नहीं, जो कुछ मैंने सुना तुम्हें बता दिया। ये बात अब तो अखबारों में भी आ गई है। कौन सी बात? जीना को यकीन नहीं आता था। बख्तों ने अपनी झुर्रियों वाले हाथों से जीना का पेट टटोलते हुए कहा, यही दरिया बंद करने वाली? फिर उसने जीना के पेट पर उसकी कमीज खींची और उठकर बड़े माहिराना अंदाज में कहा, अल्लाह खैर रखे तो बच्चा आज से पूरे 10 रोज के बाद हो जाना चाहिए। करीमदाद घर आया तो सबसे पहले जीना ने उसे दरियाओं के मुतल्लिक पूछा। उसने पहले बात टालनी चाहिए, पर जब जीना ने कई बार अपना सवाल दोहराया तो करीमदाद ने कहा, हाँ कुछ ऐसा ही सुना है। जीना ने पूछा, क्या? यही कि हिंदुस्तान वाले हमारे दरिया बंद कर देंगे। क्यों? करीमदाद ने जवाब दिया कि हमारी फसलें तबाह हो जाएं। ये सुनकर जीना को यकीन हो गया कि दरिया बंद किए जा सकते हैं। चुनांचे निहायत बेचारगी के आलम में उसने सिर्फ इतना कहा, कितने जालिम हैं ये लोग। करीमदाद इस दफा कुछ देर के बाद मुस्कुराया। हटाओ उसको, ये बता मौसी बख्तो आई थी? जीना ने बेदिली से जवाब दिया, आई थी। क्या कहती थी? कहती थी आज से पूरे 10 रोज के बाद बच्चा हो जाएगा। करीमदाद ने जोर का नारा लगाया, जिंदाबाद। जीना ने उसे पसंद न किया और बड़बड़ाई, तुम्हें खुशी सूझती है? जाने यहां कैसी करबला आने वाली है। करीमदाद चौपाल चला गया। वहां करीब करीब सब मर्द जमा थे। चौधरी नत्थू को घेरे उससे दरिया बंद करने वाली खबर के मुतल्लिक बातें पूछ रहे थे। कोई पंडित नेहरू को पेट भर के गालियां दे रहा था, कोई बद्दुआएं मांग रहा था, कोई ये मानने ही से यकसर मुनकिर था कि दरियाओं का रुख बदला जा सकता है। कुछ ऐसे भी थे जिनका ये ख्याल था कि जो कुछ होने वाला है वो हमारे गुनाहों की सज़ा है। उसे टालने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि मिलकर मस्जिद में दुआ मांगी जाए। करीमदाद एक कोने में खामोश बैठा सुनता रहा। हिंदुस्तान वालों को गालियां देने में चौधरी नत्थू सबसे पेश था। करीमदाद कुछ इस तरह बार बार अपनी नशिस्त बदल रहा था जैसे उसे बहुत कोफ्त हो रही है। सब यक जबान होकर ये कह रहे थे कि दरिया बंद करना बहुत ही ओछा हथियार है, इंतहाई कमीनापन है, जलालत है, अजीम तरीन जुल्म है, बदतरीन गुनाह है, यजीदपन है। करीमदाद 2-3 मरतबा इस तरह खांसा जैसे वो कुछ कहने के लिए खुद को तैयार कर रहा है।
चौधरी नत्थू के मुंह से जब एक और लहर मोटी मोटी गालियों की उठी तो करीमदाद चीख पड़ा, गाली न दे चौधरी किसी को। मां की एक बहुत बड़ी गाली चौधरी नत्थू के हलक में फंसी की फंसी रह गई। उसने पलटकर एक अजीब अंदाज से करीमदाद की तरफ देखा, जो सर पर अपना साफा ठीक कर रहा था। क्या कहा? करीमदाद ने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा, मैंने कहा गाली न दे किसी को। हलक में फंसी हुई मां की गाली बड़े जोर से बाहर निकालकर चौधरी नत्थू ने बड़े तीखे लहजे में करीमदाद से कहा, किसी को? क्या लगते हैं वो तुम्हारे? इसके बाद वो चौपाल में जमाशुदा आदमियों से मुखातिब हुआ, सुना तुम लोगों ने? कहता है गाली न दो किसी को, पूछो इससे वो क्या लगते हैं इसके। करीमदाद ने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया, मेरे क्या लगते हैं? मेरे दुश्मन लगते हैं। चौधरी के हलक से फटाफटा सा कहकहा बुलंद हुआ, इस कदर जोर से कि उसकी मूंछों के बाल बिखर गए। सुना तुम लोगों ने? दुश्मन लगते हैं और दुश्मन को प्यार करना चाहिए, क्यों बरखुरदार? करीमदाद ने बड़े बरखुरदाना अंदाज में जवाब दिया, नहीं चौधरी, मैं ये नहीं कहता कि प्यार करना चाहिए, मैंने सिर्फ ये कहा है कि गाली नहीं देनी चाहिए। करीमदाद के साथ ही उसका लंगोटिया दोस्त मीरा बख्श बैठा था। उसने पूछा, क्यों? करीमदाद सिर्फ मीरा बख्श से मुखातिब हुआ, क्या फायदा है यार, वो पानी बंद करके तुम्हारी जमीनें बंजर बनाना चाहते हैं और तुम उन्हें गाली दे के ये समझते हो कि हिसाब बेबाक हुआ। ये कहाँ की अक्लमंदी है? गाली तो उस वक्त दी जाती है जब और कोई जवाब पास न हो। मीरा बख्श ने पूछा, तुम्हारे पास जवाब है? करीमदाद ने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, सवाल मेरा नहीं, हजारों और लाखों आदमियों का है। अकेला मेरा जवाब सबका जवाब नहीं हो सकता। ऐसे मामलों में सोच समझकर ही कोई पुख्ता जवाब तैयार किया जा सकता है। वो एक दिन में दरियाओं का रुख नहीं बदल सकते, कई साल लगेंगे। लेकिन यहां तो तुम लोग गालियां देकर 1 मिनट में अपनी भड़ास निकाल बाहर कर रहे हो। फिर उसने मीरा बख्श के कांधे पर हाथ रखा और बड़े खुलूस के साथ कहा, मैं तो इतना जानता हूं यार कि हिंदुस्तान को कमीना, रजील और जालिम कहना भी गलत है। मीरा बख्श के बजाय चौधरी नत्थू चिल्लाया, लो और सुनो। करीमदाद मीरा बख्श ही से मुखातिब हुआ, दुश्मन से मेरे भाई रहमो करम की तवक्को करना बेवकूफ़ी है। लड़ाई शुरू और ये रोना रोया जाए कि दुश्मन बड़े बोर की राइफलें इस्तेमाल कर रहा है, हम छोटे बम गिराते हैं, वो बड़े गिराता है। तो अपने ईमान से कहो, ये शिकायत भी कोई शिकायत है? छोटा चाकू भी मारने के लिए इस्तेमाल होता है और बड़ा चाकू भी। क्या मैं झूठ कहता हूं? मीरा बख्श की बजाय चौधरी नत्थू ने सोचना शुरू किया, मगर फौरन ही झुंझला गया। लेकिन सवाल यह है कि वो पानी बंद कर रहे हैं, हमें भूखा और प्यासा मारना चाहते हैं। करीमदाद ने मीरा बख्श के कांधे से अपना हाथ अलहदा किया और चौधरी नत्थू से मुखातिब हुआ, चौधरी, जब किसी को दुश्मन कह दिया तो फिर ये गिला कैसा कि वो हमें भूखा प्यासा मारना चाहता है? वो तुम्हें भूखा प्यासा नहीं मारेगा, तुम्हारी हरी भरी जमीनें वीरान और बंजर नहीं बनाएगा, तो क्या वो तुम्हारे लिए पुलाव की देगें और शरबत के मटके वहां से भेजेगा? तुम्हारी सैर तफरीह के लिए यहां बाग बगीचे लगाएगा? चौधरी नत्थू भन्ना गया, ये तो क्या बकवास कर रहा है? मीरा बख्श ने भी हौले से करीमदाद से पूछा, हाँ यार, ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है मीरा बख्श, करीमदाद ने समझाने के अंदाज में मीरा बख्श से कहा, तू जरा सोच तो सही कि लड़ाई में दोनों फरीक एक दूसरे को पछाड़ने के लिए क्या कुछ नहीं करते। पहलवान जब लंगर लंगोट कस के अखाड़े में उतर आए तो उसे हर दाव इस्तेमाल करने का हक होता है। मीरा बख्श ने अपना घुटा हुआ सर हिलाया, ये तो ठीक है। करीमदाद मुस्कुराया, तो फिर दरिया बंद करना भी ठीक है। हमारे लिए यह जुल्म है, मगर उनके लिए रवा है। रवा क्या है? जब तेरी जीभ प्यास के मारे लटक कर जमीन तक आ जाएगी तो मैं फिर पूछूंगा कि जुल्म रवा है या ना रवा। जब तेरे बाल बच्चे अनाज के एक एक दाने को तरसेंगे तो फिर भी यही कहना कि दरिया बंद करना बिल्कुल ठीक था। करीमदाद ने अपने खुश्क होठों पर जबान फेरी और कहा, मैं जब भी कहूंगा चौधरी, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि सिर्फ वो हमारा दुश्मन है? क्या हम उसके दुश्मन नहीं? अगर हमारे इख्तियार में होता तो हमने भी उसका दाना पानी बंद किया होता, लेकिन अब कि वो कर सकता है और करने वाला है तो हम जरूर इसका कोई तोड़ सोचेंगे। बेकार गालियां देने से क्या होता है? दुश्मन तुम्हारे लिए दूध की नहरें जारी नहीं करेगा चौधरी नत्थू, उससे अगर हो सका तो वो तुम्हारे पानी की हर एक बूंद में जहर मिला देगा।
तुम उसे जुल्म कहोगे, वहशियानापन कहोगे, इसलिए कि मारने का ये तरीका तुम्हें पसंद नहीं। अजीब सी बात है कि लड़ाई शुरू करने से पहले दुश्मन से निकाह की सी शर्तें बंधवाई जाए। उससे कहा जाए कि देखो, मुझे भूखा प्यासा न मारना, बंदूक से, और वो भी इतने बोर की बंदूक से। अलबत्ता तुम मुझे शौक से हलाक कर सकते हो। असल बकवास तो ये है, जरा ठंडे दिल से सोचो। चौधरी नत्थू झुंझलाहट की आखिरी हद तक पहुंच गया। बर्फ लाके रख मेरे दिल पर। ये भी मैं ही लाऊं? ये कहकर करीमदाद हंसा, मीरा बख्श के कांधे पर थपकी देकर उठा और चौपाल से चला गया। घर की ड्योढ़ी में दाखिल हो ही रहा था कि अंदर से बख्तोदाई बाहर निकली। करीमदाद को देखकर उसके होंठों पर पोपली मुस्कुराहट पैदा हुई। मुबारक हो कि मैं, चांद सा बेटा हुआ है। अब कोई अच्छा सा नाम सोच उसका। नाम? करीमदाद ने एक लहजे के लिए सोचा। यजीद, यजीद। बख्तोदाई का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। करीमदाद नारे लगाता अंदर घर में दाखिल हुआ। जीना चारपाई पर लेटी थी, पहले से किसी कदर जर्द। उसके पहलू में एक गुलगोथना सा बच्चा चपड़ चपड़ अंगूठा चूस रहा था। करीमदाद ने उसकी तरफ प्यार भरी फखरिया नजरों से देखा और उसके एक गाल को उंगली से छेड़ते हुए कहा, ओए मेरे यजीद। जीना के मुंह से हल्की सी मुतज्जिब चीख निकली। यजीद? करीमदाद ने गौर से अपने बेटे का नाक नक्शा देखते हुए कहा, हाँ यजीद, ये इसका नाम है। जीना की आवाज बहुत नहीफ हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो कि मैं? यजीद? करीमदाद मुस्कुराया, क्या है इसमें, नाम ही तो है। जीना सिर्फ इस कदर कह सकी, मगर किसका नाम? करीमदाद ने संजीदगी से जवाब दिया, जरूरी नहीं कि ये भी वही यजीद हो। उसने दरिया का पानी बंद किया था, ये खोलेगा। अभी आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की लिखी कहानी यजीद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।